Hi friends, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल SP शुक्ला एजुकेट पर स्वागत। मैं सतीश EVS विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। EVS सब्जेक्ट में यानी कि पर्यावरण में हमने अब तक 2 क्लास करी है। दूसरी क्लास जो हमारी शुरू हुई थी वायुमंडल की हमने कुछ हद तक बात करी थी। पहली चीज हमने वायुमंडल की परिभाषा देखी थी। दूसरी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हमने देखा, यानी कि वायुमंडल का महत्व देखा। इंपॉर्टेंस देखी थी, महत्व देखा। दूसरा नेक्स्ट इसमें जो पार्ट हमने देखा वो इसके कंपोजिशन को देखा, इसके घन संघटक की बात करी थी, इसके कंपोजिशन की बात करी थी। ठीक। चौथा जो हमें डिस्कस करना था वो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर या स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, या हम यूं कहें वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें, है ना। तो इन 3 के बारे में हमने देख लिया था, परिभाषा इसकी देख ली, इसके महत्व देख लिए थे, इसके कंपोजिशन देख लिए थे। इसके कंपोजिशन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक देखे वो ये था कि इसके कंपोजिशन में यानी कि इसके अवयवों में पाए जाने वाले अवयव सबसे अधिक कौन सा है। उसमें हमने देखा कि जो गैसेस कंटेन है उन गैसों में सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा है। इसमें हमने ये देखा कि सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। दूसरे नंबर की जो गैस हमने देखी थी वो हमने देखी थी ऑक्सीजन को। दूसरे नंबर की गैस हमने ऑक्सीजन को देखी। नाइट्रोजन का परसेंटेज मैंने बता रखा है, आप बताएंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है भैया। ऑक्सीजन को मैंने भी बता रखा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। अगर मैं बात करूं तीसरे सबसे बड़ी गैस यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरे नंबर की सबसे बड़ी गैस कौन सी है, तो हमने तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी गैस देखी थी वो देखी थी आर्गन 0.93%, यही ना। चौथे नंबर की जो गैस देखी सबसे बड़ी मात्रा में वो देखी थी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली गैस है कि वायुमंडल के घटकों में, संगठनों में सबसे अधिक मात्रा में चौथे नंबर की कौन सी गैस पाई जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज की बात हमने करी तो 0.03% हमने देखा था। इनके अलावा जो बचता है उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों में बहुत सारी इनर्ट गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, या इन्हें हम हल्की गैस भी बोलेंगे, अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद हमने क्या देखा, जेनॉन देखा। अब समझिएगा ये हल्की गैस है। ये कौन सी गैस है, हल्की गैस है। एक नया टर्म यूज होता है ट्रेस गैस से। ट्रेस गैस क्या होती है भाई, समझिएगा। ट्रेस गैस का मतलब ये होता है ना कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो हल्की गैस, जो अक्रिय गैसें हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, वो है आर्गन। कौन सी है, आर्गन। इसको मोस्ट अबंडेंट
ट्रेस गैस के नाम से जानते हैं। किसको? ऑर्गन। यानी कि ये जो गैसें हैं इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, सबसे ज्यादा विद्यमान कौन सी गैस है, तो वो गैस है कौन सी? अर्गन। अर्गन के बारे में हमने यहां देखा, अर्गन 0.93% वायुमंडल में पाई जाने वाली हल्की गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये गैस है। ठीक है, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमें देखना है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। समझिएगा, इसमें अगर वायुमंडल की परतों की बात करें तो बेसिकली 5 भागों में वायुमंडल की परत को डिवाइड किया जाता है। ये अगर अर्थ सरफेस है तो इसके ऊपर का जो सबसे पहला लेयर पाया जाता है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहते हैं समताप मंडल, यानी कि दूसरे नंबर का जो परत पाई जाती है उसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मध्य मंडल। चौथी अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं अयन मंडल। इसके ऊपर की बात अगर हम करें तो इसे हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, पिछले एग्जाम में हमने देखा यहां से एक क्वेश्चन आया तो उसमें हमने ये देखा कि भाई वायुमंडल की परतों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का क्रम पूछता है। क्रम पूछ दिया, हमने रट्टा मार रखा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या वायुमंडल। दिक्कत ये हो गई वहां पे कि इनके नाम हिंदी में ना देकर उसने इंग्लिश में दे दिया। अब कई बच्चों का ये कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने तो हिंदी में रट्टा मार रखा था लेकिन क्वेश्चन जब आया तो इंग्लिश वर्जन दे रखा था और इंग्लिश वाली साइड में भी वही नाम दे रखा था इंग्लिश में और हिंदी में भी वही नाम दे रखा था इंग्लिश वाला वर्जन। ठीक है, तो कई सारे बच्चे ऐसे मिले जिनको ये क्वेश्चन आ तो रहा था बट इंग्लिश वर्जन ना आने की वजह से ये क्वेश्चन उनका गलत हो गया। और ये टेट के पेपर में ही नहीं हुआ, 2018 यूपीपीसीएस में भी यही पूछा गया। सेम क्वेश्चन एकदम आसान सा था, यही था, लेकिन इंग्लिश वर्जन के नाम से मेंशन करा तो कई लोगों का वहां नहीं होता है। पिछले साल टेट के पेपर में भी यही दिक्कत हुई, वहां यह पूछ दिया गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर करके नाम दे दिया। जो बच्चे इस बात पे, इस नाम पे फोकस नहीं किए, आता हुआ उनका क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें यहां से जो दोनों वर्जन हैं उनके नाम हमें जानने हैं। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? जल्दी से एक बार बोल दो। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसको कहते हैं मीजोस्फेयर। आयन मंडल की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं आयनोस्फेयर। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं हम एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के अगर हम ऊपर की कहानी की बात करें तो इसके ऊपर की कहानी को ही हम कहते हैं अंतरिक्ष। किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। अब बात ये समझते हैं कि ये जो वायुमंडल की परतें हैं, किस वायुमंडलीय परत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, चलिए अगर हम क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करें तो 0 से लेके
0 से लेके औसतन 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 0 से लेके औसतन 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें भी बड़ा कॉन्फ्लिक्शन है, अभी वो हम देखेंगे कि ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। यहां की अगर हम बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 60 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगी। सामान्य अगर हम बात करें तो जो डेटा कॉमन सा है वो ये है कि 50 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? 50 किलोमीटर के ऊपर की अगर हम बात करें तो यहां तक 80 किलोमीटर, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो 640 किलोमीटर। अब एक बात ध्यान रहे, ये जो 640 किलोमीटर की ऊंचाई है ना वो 80 से 640 है। ऐसे मत समझ लीजिएगा कि यहां से 640 है, नहीं, यहां से 640 किलोमीटर। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम केवल आयन मंडल की मोटाई की बात करें, आयन मंडल की क्षेत्र की बात करें तो कितने किलोमीटर तक का होगा? 640 में से आप 80 अगर घटा देंगे यानी कि 560 किलोमीटर की ये जो रेंज है वो प्योर रूप से आयन मंडल में। बात समझ में आ गई? 640 किलोमीटर के ऊपर की अगर हम कहानी देखें तो यहां से यहां तक की कहानी होती है 1000 किलोमीटर। क्लियर? बोल दो भैया, यहां तक की कहानी समझ में आई? यानी कि 14 औसतन, इसको 14 से 18 कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो आप एक कॉमन सा फैक्ट दिमाग में रखिए, 0 से लेके 14 किलोमीटर की औसत ऊंचाई, 14 से लेके 50 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मीजोस्फेयर, 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयनोस्फेयर और 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन पाया जाएगा? एक्सोस्फेयर पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब एक बात समझिएगा कि ये जो 80 किलोमीटर का क्षेत्र है ना, यानी कि अगर हम इसे ऐसे समझें, 14 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, है ना? अब एक बात समझिएगा, बेसिकली पूरे वायुमंडल को दो भागों में बांटा जाता है। यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है, यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है, इसको हम होमोजीनियस सेक्टर बोलते हैं। होमोजीनियस सेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? होमोजीनियस का मतलब यह है कि इसको हम सममंडल के नाम से भी जानते हैं। सममंडल, मोटा मोटा अगर कैटेगराइजेशन एटमॉस्फेयर का देखें तो उसमें दो सेक्शन पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं सममंडल यानी कि होमोजीनियस, दूसरा 88 किलोमीटर तक का यह क्षेत्र पाया जाता है। 88 किलोमीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। बात समझ में? हेट्रोजीनियस यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं विषम मंडल। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सममंडल की ऊंचाई बताइए, तो सममंडल की ऊंचाई पृथ्वी सतह से 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र, वायुमंडलीय क्षेत्र को हम सममंडल के नाम से जानते हैं। 88 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है उसे हम विषम मंडल के नाम से जानते हैं। अब समझना, इसे सममंडल और विषम मंडल क्यों बोला जा रहा है, कहानी समझिएगा। यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें तो जो हमारे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है, वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। ज्यादा प्रभावकारी होने के कारण यहां पे जो गैसों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है वो समान रूप से वितरित होता है। किस रूप में वितरित होता है भैया? समान रूप में वितरित होता है। यानी कि इस क्षेत्र में जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की इस क्षेत्र में होगी। बस फर्क इस बात का होगा कि यहां पे आयतन कम होगा और यहां पे आयतन बढ़ जाएगा। अब ऐसे समझना
कि अगर इतने बड़े क्षेत्र की बात करूं और इसमें 1000 मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, तो यही आयतन जब यहां आएगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन 1000 मॉलिक्यूल इसमें भी पाया जाएगा, 1000 अणुओं की संख्या वहां पे भी पाई जाएगी। यही कारण है कि इसको हम सममंडल के नाम से जानते हैं और ऊपर की कहानी को हम हेट्रोजीनियस विषम मंडल के नाम से जानते हैं। यहां पे पाए जाने वाली गैसों की जो अवयव हैं, उन अवयवों में विषमताएं पाई जाती, और इसी विषमता पाई जाने के कारण इसको हम हेट्रोजीनियस नाम से जानते हैं। बोल दो भैया, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? एक बार बोल दीजिए। यहां तक की कहानी अगर समझ में आ गई तो आगे हम देखते हैं। इसी का अगर हम थोड़ा साइंटिफिक क्राइटेरिया देखें तो क्या होता है। अभी मैंने ये कहा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 14 से 18 किलोमीटर या 14 से 16 किलोमीटर बोला जाता है। कॉमन सा एक फैक्ट हमें याद रखना, 14 किलोमीटर। अब समझो इसे औसत ऊंचाई क्यों बोला जा रहा है, तो इसकी एक कहानी है। अब ऐसे समझिए, जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ, बात समझ में? अब वायुमंडल में है क्या? वायु है। तो वायु का तापमान जिस क्षेत्र में बढ़ जाएगा वहां की वायु प्रसारित हो जाती, फैल जाती, और जिस क्षेत्र में वायु का तापमान कम हो जाता है वहां की वायु संपीड़ित हो जाती, संकुचित हो जाती। बात समझ में आई? अब समझना कहानियां की। अगर मैं बात करूं कि भाई ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विषुवतरेखीय क्षेत्र। इसे हम किस नाम से जानते हैं? पोल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये नॉर्दर्न पोल, ये साउदर्न पोल, इसे हम ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे हम विषुवतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो एक सिस्टम समझना आप पहले, वायुमंडल से थोड़ा हट के कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट ये है एक लाइन का, बस अभी दिमाग में रख लीजिए। बाकी की कहानी जब हम पवन यानी कि विंड सिस्टम पढ़ेंगे तब जानेंगे कैसे क्या होता है, या पृथ्वी का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जब समझेंगे तो वहां समझेंगे क्या होता है। अभी बस जान लीजिए। कहानी ये है कि सूर्य प्रकाश किरण सबसे ज्यादा जो लंबवत पड़ती है वो यहां पे पड़ती है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। अब विषुवतरेखीय क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश किरण लंबवत अधिक समय तक पड़ने के कारण पृथ्वी का जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है वो ज्यादा गर्म होता है, उसका तापमान अधिक होता है। अब उसका तापमान अधिक होने के कारण यहां पे पाई जाने वाली, अगर मैं वायुमंडल की संरचना को इसके चारों तरफ बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वायु होंगी वो इस क्षेत्र का तापमान अधिक होने के कारण उनका भी तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर उनका तापमान बढ़ जाएगा तो वायु का तापमान जब बढ़ता है तो वो फैलने लगती है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस यहां तक होनी चाहिए एक्चुअली, तो वो फैल करके बाहर चली जाती है। बात समझ में आई? यानी कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे देख लीजिए। यहां पे भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हो जाएगी। यानी कि ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवतरेखीय क्षेत्रों में बढ़ करके औसतन 18 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों पे सूर्य का प्रकाश किरण तिरछा जा रहा है। अब सूर्य प्रकाश किरण पृथ्वी के जिस हिस्से पर तिरछी पड़ रही होगी वहां का तापमान कम होगा, और जिस क्षेत्र का तापमान कम हुआ वहां पे पाई जाने वाली जो वायु होगी, वायु क्या हो जाएगी? ठंडी होगी। अब वायु अगर वहां की ठंडी हो गई तो इसका मतलब यह है कि वायु के अणुओं में संपीड़न होने, संकुचित हो जाएगी। अब ये अगर संकुचित हो जाएगी तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई? कम हो गई। तो यही बोला जा रहा था
कि भैया जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है, ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है। बात समझ में आई? अब कितनी होती है? ध्रुवों पर अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर पाई जाती है। ध्रुवों पर अगर क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो सिर्फ कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अगर वायुमंडल या क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो वो 18 किलोमीटर पाई जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि जो तापमान है वो वायुमंडल की ऊंचाई या वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। कहानी समझ में आ गई क्या? बोल दो भैया एक बार। चलिए, अगर हम इसी का एक डेटाबेस ग्राफ तैयार करें तो कैसे होगा समझना। यह विषुवतीय क्षेत्र है, ठीक, और ये जो क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र। आइएगा, विषुवतीय क्षेत्र में हम देख क्या रहे हैं कि ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई अगर देखें तो सिर्फ 8 किलोमीटर और यहां पे इसकी ऊंचाई देखें तो ये कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर। कहानी समझ में अब आ गई होगी जहां तक उम्मीद है। बोल दो भैया, ठीक। अब अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, समान हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है समताप मंडल। इसे हमने क्या बोल दिया? क्षोभ मंडल। बात समझ में आई? समताप मंडल की ऊंचाई यहां से लेके कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी? 50 किलोमीटर तक पाई जाएगी। क्लियर है भैया? ठीक। अब इसके ऊपर की अगर कहानी देखें तो यहां से लेके 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है वो क्या कहलाएगी? समताप मंडल के बाद हमारा आएगा मध्य मंडल। 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हमारा आएगा आयन मंडल। छह 640 से 1000 किलोमीटर तक की अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा? वायुमंडल। कहानी समझ में आ गई? अब वायुमंडल की परतों के बारे में, परत हमने देख लिया, ठीक। अब समझिएगा, क्षोभ मंडल की अगर हम कहानी की बात करें तो क्षोभ मंडल में पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई कितनी? 18 किलोमीटर। पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना। दूसरी बात अगर हम ये करें कि जो क्षोभ मंडल होता है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटनाएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी कहां पे पाई जाती हैं? कहां पे संपन्न होंगी? वो सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में संपन्न होंगी। यानी कि वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सारी जो फिनोमिना आएंगी वो किस मंडल में आएंगी? वो केवल और केवल क्षोभ मंडल में आएंगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, बादल बनने की प्रक्रिया, बादल बनना ये कहां पे पाया जाएगा? ये सारा का सारा फिनोमिना क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। बात समझ में आ गई?
चलिए एक बात और समझते हैं कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आने लगती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा कि क्षोभ मंडल में, वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं। क्षोभ मंडल में हम पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तापमान में क्या आएगी भैया? कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी। अब कोई ये बता दो कि तापमान में कमी क्यों आएगी सर जी? किसी का आंसर? तापमान में कमी क्यों आएगी? वैसे समझना, अभी हमने ये कहा कि पृथ्वी सतह से जितनी हम पास में होंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल उतना प्रभावकारी होगा। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जितना प्रभावी होगा गैसों की सांद्रता उतनी अधिक होगी। बात समझ में? अब गैसों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी तापमान भी उतना अधिक होगा। क्लियर? ठीक। अब अगर हम इस सतह से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो गैसों की सांद्रता में कमी आएगी। अगर गैसों की सांद्रता में कमी आएगी तो इनके तापमान में भी क्या आएगा? कमी आएगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? चल एक बात समझना, क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो एक सामान्य दर से, एक निश्चित दर से तापमान में कमी देखी जाती है। एक निश्चित दर से तापमान में कमी देखी जाती है। बात समझ में आई? तो कैसे? अगर हम सतह से 165 मीटर की ऊंचाई तक चले जाएं, 165 मीटर की ऊंचाई तक चले जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम सपोज पृथ्वी सतह पे हैं और यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ से हम 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुँच जाएं तो यहाँ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात समझ में आई? और जिस दर से ये ताप में कमी हो रही है ना, इसी को हम कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। किस नाम से जानते हैं भैया? सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, इसको हम कहते हैं NTLR। कहानी समझ में आई? इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य ताप पतन। यहां से आपके कुछ भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो कहीं नहीं जाने वाला, बस इतनी बातें ध्यान दे के पढ़ लो। बोल दो भैया, यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? आ गई? चलिए, अगर हमने क्या देखा? सामान्य ताप पतन दर कितना है? अगर आपसे यह पूछ दे कि सामान्य क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना है तो आप ये कहेंगे कि 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, यही ना? 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। इसी को अगर किलोमीटर में कह दे, ऑप्शन मीटर में ना हो के किलोमीटर में दे रखा हो तो क्या होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई अगर जा रहे हैं तो हमारा तापमान कितना कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। और 165 मीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमारा तापमान कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। कहानी समझ में आ गई क्या? बोल दो भाई, यहां तक की अगर कहानी समझ में आ गई हो तो। चलिए एक बात और समझिए, संवहन की जो क्रिया होती है, संवहन समझते हैं आप लोग? ताप वैरी करने के या प्रकाश तरंग जो होती है वो 3 तरीके से जनरेट होती है। एक को हम कहते हैं विकिरण, यानी कि विकिरण, और दूसरे को हम कहते हैं संचलन, और तीसरे को हम कहते हैं संवहन। संवहन का मतलब ये हुआ
कि अगर इसकी पृथ्वी सतह गर्म हो गई तो इसके संपर्क में जो वायु होगी वो गर्म होगी और वो गर्म होगी, और ये वायु ऊपर जाएगी, वो वायु ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। यानी कि इसकी सतह में, यानी कि इसकी सतह का तापमान अगर बढ़ा तो इसकी सतह के संपर्क में जो वायु होगी उसका तापमान बढ़ जाएगा, और ये वायु अब ऊपर की तरफ जाएगी। जिस वायु का तापमान बढ़ गया वो वायु ऊपर जाएगी, और यहां से जो ठंडी वायु है वो नीचे आएगी, फिर यहां का तापमान बढ़ जाएगा, फिर यहां से ये गर्म वायु ऊपर जाएगी, फिर यहां का तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो गर्म होने का प्रोसीजर है इसी को हम कहते हैं संवहन की क्रिया। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि किसी सिस्टम का तापमान इस तरीके से बढ़ रहा हो कि उसमें एनर्जी ले जाने का काम, ताप को स्थानांतरित करने का काम उस सिस्टम के अणु के द्वारा किया जा रहा, और वो अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट के कारण, घूमने के कारण उस सिस्टम का तापमान अगर बढ़ रहा हो तो तापमान स्थानांतरण की इस विधि को हम कहते हैं संवहन। बात समझ में आ गई होगी। तो संवहन की क्रिया क्षोभ मंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि क्षोभ मंडल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल, बात समझ में आ गई? यानी कि आपसे क्षोभ मंडल पूछ दे या संवहन मंडल पूछ दे, दोनों का मतलब क्या है? एक ही। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, इस क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया? क्षोभ सीमा। क्लियर है? बोल दो भाई, क्षोभ सीमा क्या है? अगर आपसे पूछ दिया तो क्षोभ सीमा का मतलब यह है कि क्षोभ मंडल की एकदम ऊपरी सतह तथा समताप मंडल की निचली सतह का जो संक्रमण क्षेत्र होगा, जो इकोटोन होगा, जो संक्रमण क्षेत्र होगा, यानी कि दोनों को अंडरलाइन किया होगा, वो जो पोर्शन मिलेगा, वो जो क्षेत्र मिलेगा, उसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। बात समझ में आ गई क्या? आसान सा था। क्षोभ सीमा क्या होता है? क्लियर? ठीक, चलिए यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि क्षोभ सीमा में कौन कौन सी वायुमंडलीय परत शामिल होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्षोभ सीमा में कौन कौन सी वायुमंडलीय परत शामिल होती हैं। ऑप्शन आपको दे रखा, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल, समताप मंडल तथा मध्य मंडल, क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल। तो आपका आंसर होगा कि सर जिस क्षोभ सीमा में क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल का इकोटोन शामिल होता है। बात समझ में आएगी? चलिए यहां तक की अगर कहानी समझ में आ गई तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऐसे देख लें, समताप मंडल की बात करें, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा हो समताप, यानी कि क्षोभ मंडल में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो तापमान में क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। लेकिन समताप मंडल में जब ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो इस वायुमंडलीय क्षेत्र में तापमान क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। स्थिर तापमान के कारण ही हम इसे किस नाम से जान रहे हैं? समताप मंडल के नाम से। यानी कि ताप क्या होगा? समान होगा। लेकिन जब हम इसके एकदम ऊपरी सीमा पर पहुंच जाते हैं, इस क्षेत्र में जब पहुंचते हैं तो यहां का तापमान धीरे धीरे क्या होने लगता? बढ़ने लगता। और यही जो सेक्शन एरिया है, इसी सेक्शन एरिया को हम कहते हैं ओजोन परत। किस नाम से जानते हैं? ओजोन परत।
या इसी को हम कहते हैं ओजोन मंडल। यहां पे ओजोन गैस की अधिकता पाई जाने के कारण, यहां पर ओजोन गैस की अधिकता पाए जाने के कारण यहां का तापमान बढ़ जाता है। समताप मंडल में अगर हम क्षोभ सीमा से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो लगभग 35 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, लगभग 35 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो कैसा होगा? 35 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो कैसा होगा? समान ताप वाला होगा। यहां पे तापमान में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा और तापमान समान होने के कारण ही इस क्षेत्र की दृश्यता अधिक होती है, यानी कि यहां पर ज्यादा दूर तक देखा जा सकता है कंटिन्यू, यानी कि समान रूप से यहां पर देखने की क्षमता क्या हो जाएगी? अधिक होगी। दृश्यता अधिक होने के कारण ही समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने संबंधी जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी यहीं पे संपन्न होती हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ाया जाता है? तो किस परत में भैया? समताप मंडल में। लिख लेते हैं यहां, हवाई जहाज उड़ाने संबंधी गतिविधियां संपन्न होती हैं। उड़ाने की गतिविधि बात समझ में आई? यहां तक क्षोभ मंडल में हमने क्या देखा? मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होंगी। जैसे वर्षा का आना, आंधी, तूफान, चक्रवात, बादल का बनना, ये सारा कहां पे होगा? क्षोभ मंडल में होगा। हवाई जहाज कहां पे उड़ा जा रहे होंगे? समताप मंडल में। कारण क्या है हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाने का? क्योंकि तापमान समान होने के कारण इस लेयर की विजिबिलिटी, दृश्यता बढ़ जाती है और दृश्यता बढ़ने के कारण ही हवाई जहाज उड़ाया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? बोल दो भैया, यहां तक की कहानी अगर समझ में आ गई हो तो ये जो 35 से 50 किलोमीटर का क्षेत्र है इसे ही हम कहते हैं ओजोन मंडल या ओजोन परत। और ओजोन मंडल या ओजोन परत की जो मोटाई है, इसको मापने की जो इकाई है उसे हम कहते हैं डॉप्सन इकाई। किस इकाई से मेजर करते हैं भाई? यानी कि ओजोन परत की मोटाई हम डॉप्सन इकाई में मापते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत की मोटाई को मापने की यूनिट, तो कौन सी यूनिट? डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट। बोल दो भाई, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओजोन मंडल की, ओजोन परत की। ओजोन मंडल या ओजोन परत की अगर हम बात करें तो ऐसे समझना, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, ओजोन परत उन्हें या तो अवशोषित करती है या तो वहीं से रिफ्लेक्ट करा देती है। बात समझना, ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, हानिकारक किरणों को या तो सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, या तो वहीं से रिफ्लेक्ट करा देती है, ऊपर भेज देती है, जिससे वो हानिकारक किरणें पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर नहीं पहुंच पाती। अर्थात सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट किरणों तथा हानिकारक किरणों से पृथ्वी सतह की रक्षा करने का काम कौन करता है? ओजोन परत करती है। इसी कारण ओजोन मंडल या ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि पृथ्वी धरातल का सुरक्षा कवच के नाम से किसे जानते हैं? किस वायुमंडलीय परत को जानते हैं? तो आपका आंसर होगा ओजोन परत। क्लियर है? यहां तक की कहानी एक बार बोल दो भाई सभी। यहां तक की अगर कहानी समझ में आ गई तो आगे आते हैं मध्यमंडल की बात करें। इसे बिगाड़ दूं, काफी ज्यादा हौच पौच हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक की सारी कहानी मैंने इसी में मेंशन करी है। चलिए आगे अगर हम देखें, समताप मंडल हो गया हमारा, मध्यमंडल की बात करें। पचास किलोमीटर का क्षेत्र
यहाँ 80 किलोमीटर का। यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मध्यमंडल के नाम से। अब एक बात समझना, मध्यमंडल में जैसे ही हम समताप मंडल को क्रॉस करके मध्यमंडल में जाते हैं, मध्यमंडल का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगता है। इसका कारण यह है कि यहां पे पाई जाने वाली जो गैस की मात्रा है, यानी कि वायुमंडलीय घटकों का जो अवयव या संगठन है, उनकी मात्रा में कमी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगता है। इसका तापमान इतना ज़्यादा गिरता है कि अगर हम इसके ऊपरी सीमा पर पहुँचे, जिसे हम मध्य सीमा के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। फिर से वही क्वेश्चन अगर पूछ दूं मैं कि मध्य सीमा में वायुमंडल की किन दो परतों को शामिल किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि मध्यमंडल तथा आयन मंडल का जो इकोटोन होगा, जो संक्रमण क्षेत्र होगा, उसी संक्रमण क्षेत्र को हम मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बोल दो भाई। शुरू से एक बार कहानी को हम ताप के रेफरेंस में देखते हैं। क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो सामान्य रेट से, एक सामान्य दर से तापमान में कमी आती है, लेकिन जैसे ही हम क्षोभ सीमा को क्रॉस करके समताप मंडल में जाते हैं, समताप मंडल में तापमान स्थिर हो जाता है। लेकिन समताप मंडल की जैसे ही हम ऊपरी सीमा पर पहुंचते हैं, वहां पे तापमान अचानक से बढ़ जाता है, और वहां पे तापमान बढ़ने का कारण है ओजोन परत। लेकिन जब हम ओजोन परत को क्रॉस करके, यानी कि समताप मंडल को क्रॉस करके हम मध्य मंडल में पहुंचते हैं, तो वायु की सांद्रता कम होने के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आ जाती है। बात समझ में आई? तेजी से क्या हो जाती है? गिरावट आ जाती है, और इतनी ज्यादा गिरावट आती है कि अगर हम मध्य सीमा के तापमान की बात करें तो इसके मध्य सीमा का तापमान गिर करके -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये वो पॉइंट है जो वायुमंडल में सबसे कम तापमान को मेजर कराता है, सबसे कम तापमान को मेजर कराता है। अगर आपसे एक लाइन का क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया कि वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहां पे मेजर किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि सर मध्य सीमा का तापमान सबसे कम होता है, और वहां का तापमान औसतन लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बोल दो भैया, कहानी यहां तक की समझ में आ गई? चलिए, अगर यहां तक की कहानी समझ में आ गई तो एक बात समझते हैं। एक बादल का नाम आपसे पूछा जाता है नॉक्टिल्यूसेंट। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, इसको हिंदी में अगर कहें तो नॉक्टिल्यूसेंट बादल। क्वेश्चन आपसे यह कहता है कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का निर्माण वायुमंडल के किस परत में होता है, किस भाग में होता है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? बोल दो। आपका आंसर ये होगा मध्यमंडल में। ये कैसे बनेगा आप समझना। वर्षा नहीं होती इससे, बस एक विशेष प्रकार का बादल है, समझ लो। मध्यमंडल के नीचे कौन? समताप मंडल। समताप मंडल के नीचे कौन? क्षोभ मंडल। बादल बनने की प्रक्रिया कहां पे होगी? क्षोभ मंडल में। क्यों? क्योंकि वायु का आरोहण इसी क्षेत्र में पाया जाएगा, संवहन क्षेत्र इसी को कहते हैं। तो अब एक बात समझना, यहां से संवहनी कुछ धाराएं कभी कभार समताप मंडल में इंट्रूजन कर जाती, घुसपैठ कर लेती, यानी कि यहां की संवहनी वायुधारा जो है वो कभी कभी समताप मंडल में घुसपैठ कर लेती, इंट्रूजन हो जाता है उनका। अब समताप मंडल में जब ये पहुंच गई तो यहां पे
ताप क्या हो गया, स्थिर हो गया। अगर ताप स्थिर हो गया तो इस वायु का संघनन नहीं होगा, क्योंकि वायु का संघनन तभी होता है जब उनके आरोहण के बाद वायु का तापमान कम होने लगे। तो अब यहां से ये वायु धीरे धीरे कर करके कहां पे पहुंच जाती है, मध्यमंडल में पहुंच। जैसे ही ये मध्यमंडल में पहुंचती है, ऊपर जाते समय इसका तापमान तेजी से गिरने लगता है और ये किसी भी क्षेत्र में क्या हो जाता है, संघनित हो जाती है। और संघनित होने के बाद इन्हीं वायु के द्वारा ये जो संघनन की प्रक्रिया के कारण बादल निर्मित हुआ है, इसी को हम कहते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। नॉक्टिल्यूसेंट बात समझ में आ गई? ध्यान से एक बार समझ लो, जितनी चीजें बताई जा रही हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई मध्यमंडल की। एक बात, उल्का पिंडों का क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि उल्का पिंडों का या उल्का पिंडों की जो संरचना होती है वो कहां पे दिखाई देती है, किस मंडल में? तो वो कहां पे, मध्यमंडल में संपन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आयन मंडल की, तो आयन मंडल की अगर हम बात करें तो 80 से लेके 640 किलोमीटर 80 से लेकर 640 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, हम इसे ही कहते हैं आयन मंडल। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा आयन मंडल इसे क्यों कहते हैं। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं बहुत अधिक मात्रा में आयन मंडल में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में आयन मंडल में पाई जाती है। गैसों की सांद्रता बहुत कम होती है, गैसों की सांद्रता बहुत कम होती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इतना ज्यादा तापमान हो जाता है कि यहां पे पाई जाने वाली अगर कोई भी गैस है तो इस गैस का आयनीकरण हो जाता है। इस गैस का क्या हो गया भैया, आयनीकरण हो गया। आयनीकरण क्या होता है वैसे समझ लेना, किसी गैस की जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन परमाणु से वो आयनिक परमाणु बन जाता है या आयन बन जाता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो इसका कारण ये होता है कि जब भी कभी किसी परमाणु का तापमान बढ़ता है तो उसके बाहर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी सतह को छोड़ के बाहर चला जाता है। इसके कारण वो जो उदासीन परमाणु होता है वो अब आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको दूं कि अगर मान लो यहां पे सोडियम परमाणु है तो इसका तापमान जब बहुत अधिक होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है, छोड़ता है, ये अब सोडियम से सोडियम आयन बना लेगा, सोडियम से सोडियम आयन बना लेगा। इस क्षेत्र में गैस उदासीन अवस्था में ना होकर के आयनित अवस्था में होती है। इसी कारण इस मंडल का नाम हम क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल या आयनोस्फेयर। बोल दो भैया, बात समझ में आ गई। इन्हीं आयन की उपस्थिति के कारण ही, इन्हीं आयन की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी सतह पर जितने भी तरंगों से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे काम करते हैं। यानी कि दूर संचार यंत्र, टीवी का रिमोट, रिमोट सेंसिंग, ये सारा सिस्टम कहां से मॉनिटर होगा, वो इस मंडल से मॉनिटर होता है, इस मंडल के कारण चलता है।
बात समझ में आ गई क्या? बोल दो भाई एक बार। चलिए, यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब सुन लेना एक चीज और, आयन मंडल में कॉस्मिक रेज आती हैं, सौर विकिरण आती हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ सौर ज्वालाएं भी आती हैं। जो सौर ज्वालाएं आती हैं, उन्हीं सौर ज्वालाओं के समूह जब किसी ध्रुव पर पड़ते हैं तो एक रंगीन प्रकाश उत्सर्जित होता है। उसी रंगीन प्रकाश को हम उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर एक विशेष नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इस लेयर में पाई जाने वाली कॉस्मिक रेस के कारण जनरेट होने वाली प्रकाश को हम कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। किस नाम से जानते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस क्या है? उत्तरी ध्रुव प्रकाश है, उत्तरी ध्रुव प्रकाश है। दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ये क्या है भैया? ये है दक्षिणी ध्रुव प्रकाश। कहानी अगर ये समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो रट्टा मार जाओ कि ऑरोरा बोरियोलिस तथा ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस जो परिघटना देखी जाती है वो वायुमंडल के किस लेयर में होती है? वो आयन मंडल से संबंधित है। बस बात समझ में आ गई क्या? बोल दो भाई। चलिए, यहां तक की अगर कहानी समझ में आ गई तो नेक्स्ट हम देख लें वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में बस इतना जान लीजिए कि 640 किलोमीटर के ऊपर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक, बात समझ में आ गई? यहां तक बोल दीजिए। यहां तक की अगर कहानी समझ में आ गई तो आज की क्लास बस हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।